नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। गुजरात में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का दौरा है आज और यहां पर वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करने वाले हैं। यहां पर देखने जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे यहां पर यूएन महासचिव। तो एंटोनियो गुटेरेस सूर्य मंदिर में 3D प्रोजेक्शन को भी देखेंगे। यूएन महासचिव लोगों से मुलाकात भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं और आज तीसरे दिन प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी जाएंगे और वहीं पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और भारत दौरे के पहले दिन उन्होंने मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल में 26 के आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद आईआईटी मुंबई में भी एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी, जहां उन्होंने पीएम मोदी की बात को दोहराते हुए कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। बता दें कि पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान ये बात कही थी, जिसकी उस समय पूरी दुनिया ने सराहना की थी। वहीं कल देर रात संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस गुजरात पहुंचे, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केवड़िया में गुटेरेस का स्वागत किया और आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में रहेंगे और यहां पर पीएम मोदी से उनकी मुलाकात भी होगी और इस दौरान दोनों वैश्विक नेताओं के बीच अलग अलग बैठक भी संभव है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यहां पर लाइफ मिशन कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे, उसमें शिरकत करेंगे। गुटेरेस भारत के पहले सोलर पावर्ड विलेज मोढेरा का दौरा करेंगे और इस दौरान यूएन महासचिव यहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि कैसे गुजरात सरकार और यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलकर इस परियोजना को सफल बनाया है। और आखिर में वो सूर्य मंदिर भी जाएंगे, जिसके बाद वो अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे और इसी के साथ उनकी 3 दिन की भारत यात्रा भी पूरी हो जाएगी। और अब खबर दिल्ली से जुड़ी हुई। दरअसल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन आज होने वाला है और गृह मंत्री दिल्ली के तुगलकाबाद में इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। प्लांट में कूड़े से बनाई जाएगी बिजली और खाद बिजली में दिल्ली में सूखे कचरे का होगा समाधान। रोजाना 2000 मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। गाजीपुर में एक और प्लांट बनाने की योजना भी है, तो एक बड़ी पहल यहां पर की जा रही है। हालांकि इस तरह के प्लांट 3 प्लांट दिल्ली में काम कर रहे हैं और कूड़े के ढेर से निजात दिलाने के लिए ये प्लांट बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की खासियत भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज देश के गृह मंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया जाएगा। दिल्ली में कई जगह कचरे का ढेर है और ऐसे में इससे अब बिजली और खाद बनाई जाएगी और इस प्लांट का उद्घाटन खुद गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी इस प्लांट का नाम है और दिल्ली के तुगलकाबाद में इस प्लांट को बनाया गया है। किस तरह से बेकार कूड़ा कचरा आपके काम आ सकता है, क्योंकि अब उससे बिजली और खाद बनाई जाएगी। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन आज देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद में एक यूनिट है और इस यूनिट का उद्घाटन देश के गृह मंत्री करेंगे। दरअसल दिल्ली में कूड़े के जो पहाड़ हैं वो सियासत का मसला भी रहा है और एनजीटी ने हाल ही में 3 लैंडफिल साइट को लेकर के 900 करोड़ रुपए का जुर्माना दिल्ली सरकार पर लगाया था। और लेकिन इन सब के बीच देश का गृह मंत्री अगर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करते हैं तो इस पर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आना लाजमी था। आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर कहा है कि आप गाजीपुर आइए और गाजीपुर में जो लैंडफिल साइट है, जो कूड़े का पहाड़ है, उसे भी देश का गृह मंत्री देखें। तो चलिए, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की खासियत क्या है ये हम आपको बता दें। दिल्ली के तुगलकाबाद में ये प्लांट जो है इसे लगाया गया है।
तो प्लांट में कूड़े से बिजली बनाए जाने की तकनीक है और प्लांट से 25 मेगावाट बिजली हर रोज पैदा की जाएगी। दरअसल कूड़े का जो पहाड़ है दिल्ली में बड़ी समस्या है, जिस पर एनजीटी भी चिंता जाहिर कर चुका है और लोगों के जो अधिकार हैं उसे लेकर के रिएक्शन एनजीटी की तरफ से भी सामने आया था और दिल्ली सरकार पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया था। प्लांट में कूड़े से खाद बनाने का काम भी किया जाएगा और रोजाना 2000 मीट्रिक टन कूड़े को यहां पर ट्रीट किया जाएगा, जिससे बिजली और खाद बनाई जाएगी। तो गाजीपुर में इस तरह का प्लांट लगने वाला है, एक और प्लांट लगने वाला है। वहां पर चूंकि कूड़े का जो पहाड़ है वो धीरे धीरे कम करने की प्लानिंग चल रही है। इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की वजह से जो सूखा कचरा है उसे निस्तारित किया जाएगा और न सिर्फ उससे बिजली बनेगी बल्कि खाद का भी प्रोडक्शन होगा जो खेतों में इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों के घरों में बिजली भी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कचरे की वजह से, सूखे कचरे की वजह से। और ऐसी एक यूनिट का उद्घाटन देश के गृह मंत्री करने वाले हैं। तो दिल्ली में कूड़े पर सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है, दिल्ली की अनदेखी का आरोप लगाया। दरअसल एमसीडी में लंबे वक्त से बीजेपी काबिज है, इसलिए एमसीडी चुनाव आने पर बीजेपी को याद आया है दिल्ली का कूड़े का ढेर, ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर तंज कसा है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के उद्घाटन पर सवाल उठाए और यह कहा है कि एमसीडी के चुनाव चूंकि नजदीक हैं तो अब दिल्ली के कूड़े का भंडार, जो कूड़े का पहाड़ है, वो याद आ रहा है बीजेपी को। तो आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने अब बीजेपी पर तंज कसा है, क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एक फर्जी उद्घाटन करने ओखला, जो हमारे कूड़े के पहाड़ है, उसके पास में आ रहे हैं। हम उनसे विनती करते हैं और हम उनको ये बताना चाहते हैं और उनको हम इनवाइट करना चाहते हैं कि सर, इस तरह के फर्जी उद्घाटन से कुछ नहीं होगा। आपकी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, 3 कूड़े के पहाड़ बनाए और साथ ही साथ 16 और कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी में है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जनसंख्या नीति बनाने की मांग पर आरएसएस अभी भी कायम है। जनसंख्या असंतुलन को लेकर देश को खतरा बताया है। प्रयागराज आरएसएस के सम्मेलन में ये नीति बनाने की मांग एक बार फिर से उठी है और आरएसएस अभी भी अपनी मांग पर कायम है। धर्म परिवर्तन जनसंख्या असंतुलन की बड़ी वजह आरएसएस मानता है, यानी कि धर्म परिवर्तन की वजह से भी जनसंख्या का असंतुलन पैदा हो रहा है। धर्म बदलने वालों का आरक्षण न मिले, ये उन्होंने कहा है। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरएसएस के इस बैठक में फैसला लिया गया है। जनसंख्या असंतुलन को देश के लिए बेहद खतरा बताया गया है आरएसएस की तरफ से। तो दरअसल प्रयागराज आरएसएस के सम्मेलन में नीति बनाने की ये मांग उठी है और अब से पहले भी आरएसएस इस बात को दोहराती रही है कि जनसंख्या नीति बनाई जानी चाहिए, जनसंख्या कानून अमल में लाया जाना चाहिए। और इसको लेकर एक बार फिर से बयान दिया गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि जनसंख्या नीति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि कई लोग जो धर्म बदल लेते हैं उसकी वजह से भी असंतुलन बनता जा रहा है और ये आने वाले वक्त में देश के लिए खतरा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतांतर रोकने के लिए नहीं करता। कई समाज में आर्य समाज, धर्म जागरण विभाग, तरह तरह के लोग करते हैं, उनके साथ सहयोग करने के लिए हमने कार्यकर्ता को कहा। एक दूसरा, मतांतरण फिर भी हो रहा है, कानून है, कई जगह पर है, कानून लागू होने चाहिए। पहले भी कानून हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में लाया था, उस प्रकार के कानून को वहां लागू करने के कई प्रकार की समस्या वगैरह होगी, लेकिन वो कानून होना चाहिए। एक दूसरा, मतांतरण होने के एक षड्यंत्र तो भाई घर वापसी भी कर रहे हैं, उसमें भी अच्छे प्रमाण में उसका भी अच्छा अनुभव है। तो इसलिए मतांतरण होने के कारण विदेशी सब प्रकार के संसाधन और बाकी चीजें भरपूर आती है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने आरएसएस के बयान पर क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। इस तरह के बयानों के सिवाय इनके पास बचा क्या है? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान जनसंख्या अनुपात, जब भी उनसे भूख पर, बेरोजगारी पर,
अशिक्षा पर, पानी बिजली पर, नागरिक सुविधाओं पर बात करिएगा तो वो फिर उलूल जुलूल जवाब देंगे। लेकिन इन सवालों पर धारा प्रवाह वो किसी भी वर्ग विशेष को कोस सकते हैं। लेकिन अब इस खेल को जनता समझ गई है, इसलिए बहुत लंबे समय तक अच्छे दिन के नाम पर शासन करने वाली जो पार्टी है उसको मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह के बयानों के सिवाय इनके पास बचा क्या है? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान जनसंख्या अनुपात, जब भी उनसे भूख पर, बेरोजगारी पर, अशिक्षा पर, पानी बिजली पर, नागरिक सुविधाओं पर बात करिएगा तो वो फिर। और अभी सीधा लिए चलते हैं आपको गुजरात के केवड़िया, जहां पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं, भारत दौरे पर हैं और यहाँ पर वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हैं, उसके परिसर में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ पर मुलाकात हुई है, उनकी बातचीत हुई और इस परिसर को एंटोनियो गुटरेस देखेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये कुछ देर की पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा के सामने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गुफ्तगू की ये सीधी तस्वीरें, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद रवाना हो जाएंगे एंटोनियो गुटरेस यहाँ से। 3 दिवसीय दौरा इस तरीके से उनका संपन्न होगा। लेकिन फिलहाल कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा के पास खड़े होकर के दोनों नेताओं के बीच गुफ्तगू हुई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की बातचीत की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, आज मोहन भागवत से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज जाकर के मुलाकात करेंगे भागवत से। जनसंख्या नीति पर दरअसल बयान दिया है, आरएसएस की तरफ से बयान आया और इन सब के बीच आज मुलाकात होगी मोहन भागवत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है। इस दौरे को लेकर के तैयारियां प्रयागराज में पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल, तो आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात है और प्रयागराज में दोनों के बीच ये मुलाकात होगी। दरअसल जनसंख्या नीति पर दोनों के बीच इस मुलाकात में चर्चा भी की जा सकती है। आरएसएस ने अभी भी जनसंख्या नीति पर अपनी बात को कायम रखते हुए कहा है कि जनसंख्या नीति आनी चाहिए क्योंकि धर्म परिवर्तन से असंतुलन बन रहा है और ऐसे लोगों को आरक्षण भी नहीं दिया जाना चाहिए। ये बातें आरएसएस की ओर से कही गई हैं प्रयागराज में और ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात होनी है। तो इसमें ये संभवतः माना जा रहा है कि दोनों के बीच जनसंख्या नीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। देखिए, समान नागरिक संहिता को लेकर के उत्तराखंड में एक समिति का गठन किया गया है, लेकिन क्या इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कुछ हो सकता है, इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं इस मुलाकात को लेकर। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में प्रांतीय स्तर पर संघ ने बदलाव किया है। बड़े नेताओं का ट्रांसफर किया गया है। प्रांत प्रचारक युद्धवीर को पूर्वी यूपी भेजा गया है। युद्धवीर को क्षेत्रीय सह सेवा प्रमुख बनाया गया है और सह प्रांत प्रचारक देवेंद्र सिंह का भी तबादला हुआ है। देवेंद्र सिंह को भेजा गया हरियाणा। डॉक्टर प्रमोद को पश्चिमी यूपी क्षेत्र कार्यवाह की जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तराखंड को लेकर के संघ ने बड़ा बदलाव किया है। जो संघ प्रचारक हैं, सह प्रचारक हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है उत्तराखंड की जगह कहीं और उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है कुछ नेताओं को। तो उत्तराखंड में प्रांतीय स्तर पर संघ ने बदलाव किया है। बड़े नेताओं का ट्रांसफर किया गया है। प्रांत प्रचारक युद्धवीर को पूर्वी यूपी भेजा है। युद्धवीर को क्षेत्रीय सह सेवा प्रमुख बनाया गया। वहीं सह प्रांत प्रचारक देवेंद्र सिंह का तबादला करते हुए उन्हें हरियाणा भेज दिया गया है। डॉक्टर प्रमोद को पश्चिमी उत्तर क्षेत्र का कार्यवाह की जिम्मेदारी दी गई है।
और एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। पनवेल में पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई पर बैन के बाद यहां पर बैठक की जानकारी मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। मामले में आगे की जांच में एटीएस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई पर बैन लगाया गया है और ऐसे में पनवेल में पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि बैन होने के बावजूद यहां पर एक बैठक की जा रही थी, जिसकी जानकारी एटीएस को दी गई और ऐसे में एटीएस वहां पर पहुंची और गिरफ्तार किया गया कुछ लोगों को। मामले में फिलहाल आगे की जांच कर रही है एटीएस। 4 लोगों की गिरफ्तारी मुंबई के पनवेल से की गई है। दरअसल 5 साल के लिए पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया है और इन सब के बीच अगर पीएफआई के सदस्यों की मीटिंग होती है तो एक्टिव हो गई यहां पर एटीएस, और एटीएस ने 4 पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस को एक संदिग्ध कॉल आया है। कई जगह पर बम होने की जानकारी दी गई है। बड़ी खबर, मुंबई पुलिस को एक संदिग्ध कॉल आया है, जिसमें कई जगह पर बम होने की जानकारी दी गई है। हेल्पलाइन नंबर 112 पर किसी अज्ञात शख्स का कॉल आया है और धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो चुकी है। तो बड़ी खबर मुंबई को लेकर के 112 पर वहां पर धमकी भरी कॉल आया है और यहां पर पुलिस एक्टिव हो गई है। संवेदनशील जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। कई जगहों पर बम होने की जानकारी इस फोन कॉल में दी गई, जिसके बाद पुलिस एक्टिव मोड में वहां पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो शख्स कौन है जिसने मुंबई पुलिस को कॉल किया है और बताया है कि मुंबई में कई जगह पर बम प्लांट किए गए हैं जो कभी भी फट सकते हैं। ये तमाम जानकारी एक अज्ञात कॉल के जरिए मुंबई पुलिस को दी गई है। बहरहाल जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, जैसे ही कॉल पर बात हुई, तुरंत ही मुंबई पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई है और छानबीन कर रही है, क्योंकि जिस बंदे ने फोन किया है उसका कहना है कि कई जगह पर बम लगाए गए हैं। तो फिलहाल कॉल करने वाले की पहचान करने की कोशिश हो रही है। ये व्यक्ति कौन था जिसने कॉल करके ये पूरी जानकारी दी, इसमें सच्चाई कितनी है, ये पता लगाने की कोशिश मुंबई पुलिस फिलहाल कर रही है। लेकिन अब मुंबई से निकल के कर्नाटक का रुख करते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर हमलावर है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो कुल ठेके देने और सरकारी नौकरियों में भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद कांग्रेस ने अब चुनावी वादे पूरे न करने को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और इसके लिए कांग्रेस ने पोस्टरबाजी का तरीका अपनाया है। कांग्रेस ने राज्य में सीएम के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर पे सीएम के बाद अब कांग्रेस ने पे से सीएम अभियान चलाया है, जिसके पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। पे सीएम का अभियान चलाया गया था, लेकिन अब से सीएम का अभियान कांग्रेस ने चलाया। कांग्रेस की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम की तरह पे सीएम के बाद अब से सीएम के पोस्टर लगाए गए हैं। इस अभियान के तहत कांग्रेस ने 2018 में किए गए 600 वादों वाले घोषणा पत्र में से 90% को पूरा करने में विफलता को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है और कहा है से सीएम। तो कुल पोस्टर के बीचों बीच सीएम की तस्वीर लगाई गई है और इस पर लिखा है 90% अनडिलीवर्ड। इससे पहले पे सीएम के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी को भ्रष्टाचार पर घेरा था। इस पोस्टर के बीचों बीच भी सीएम की तस्वीर लगाई गई और लिखा था 40% एक्सेप्टेड है। इधर एक बड़ी खबर वाराणसी से जुड़ी हुई। एनआईए की छापेमारी यहां पर हुई है। आईएसआईएस के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आईएसआई के संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस के संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। लैपटॉप, मोबाइल और ब्लैक पाउडर विस्फोटक बरामद किया गया है। यूपी में कई जगहों पर एनआईए के छापे पड़े हैं। आतंकी संगठनों के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल, तो एनआईए की कार्रवाई तेज हो गई है। एनआईए ने दिल्ली, यूपी समेत कई जगह पर छापेमारी की है, जिसमें एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने वाराणसी से आतंकी संगठन आईएसआईएस के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। एनआईए की गिरफ्त में आए इस संदिग्ध की पहचान
बासित कलाम सिद्दीकी के रूप में हुई है। एनआईए की टीम फिलहाल इस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। एनआईए ने वाराणसी में 2 जगह पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ये मामला आईएसआईएस द्वारा देश विरोधी गतिविधियों की साजिश रचने से संबंधित है, जो भारत में प्रभावशाली युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का काम कर रहे थे। और इसी क्रम में एनआईए ने यह छापेमारी करते हुए आईएसआईएस के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बड़ा सवाल है कि क्या किसी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी में तो यहां पर आईएसआईएस का यह आतंकवादी नहीं था जिसे गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से लैपटॉप और संदिग्ध सामान मिले हैं और एक काले रंग का पाउडर बरामद किया है जिसे विस्फोटक कहा जा रहा है। इस विस्फोटक का इस्तेमाल कहां होना था, क्या साजिश थी, यह पता लगाने की कोशिश में फिलहाल एनआईए की टीम जुटी हुई है। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के एटा में बड़ा हादसा हुआ है। मिट्टी के ढेर में दबकर 3 बच्चों की मौत हो गई है। स्कूल से घर लौट रहे थे ये तीनों बच्चे, जिस दौरान मिट्टी के ढेर में दबने से तीनों बच्चों की मौत हो गई है। एटा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, मिट्टी के ढेर में दबने से 3 बच्चों की मौत। दरअसल घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने बच्चों की तलाश शुरू की। तलाश करने पर मिट्टी के ढेर के नीचे ये बच्चे दबे हुए मिले। नया गांव क्षेत्र के फकीरपुरा तमरौरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो यूपी के एटा में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। बच्चे जब स्कूल से घर नहीं पहुंचे तो फिर परिजनों ने तलाश शुरू की और तलाश उनकी यहां पर जाके खत्म हुई। तीनों बच्चों की मौत हो गई है।